दोस्तों, मंगलयान को अर्थ से मार्स तक पहुंचने में 9 महीने लग गए थे, लेकिन अब ये दूरी तय करने में लगने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 100 दिन। नामुमकिन सा लग रहा होगा आपको ये, लेकिन इस अनबिलीवेबल चीज को पहली बार नासा के वैज्ञानिकों ने बिलीवेबल करके दिखाया है। दरअसल प्रेजेंटली नासा 2 ऐसे न्यूक्लियर पावर रॉकेट्स पर काम कर रहा है जिनकी स्पीड और पावर दुनिया के वेल डेवलप्ड स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हो? जहां अर्थ से प्लूटो तक का डिस्टेंस तय करने के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है, वहीं ये डिस्टेंस हम 4 सालों के अंदर पार कर सकते हैं। पर क्या हकीकत में इस टेक्नोलॉजी का आज के समय में ऑपरेशनल हो पाना संभव है? क्योंकि स्पेस ट्रेवल्स में एज यू नो दुर्घटना से देर भले। यदि हाँ, तो नासा कैसे इतनी हाई स्पीड को अचीव कर रहा है? पिछले 100 सालों में स्पेस ट्रेवल्स को लेकर हमारे आइडियाज काफी बदल चुके हैं। 1657 में लोग लगता था कि पटाखों की मदद से किसी भी बड़े रॉकेट को स्पेस तक प्रोपेल किया जा सकता है। पर देखा जाए तो ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिक्विड या सॉलिड फ्यूल को जलाकर एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। जब सबसे पहला रॉकेट बम्पर WAC बनाया गया, तब उसे इसी आइडिया के बेसिस पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, और यही वो पल था जब से शुरू हुआ रॉकेट बनाने का सिलसिला। आज की तारीख में रॉकेट बनाना कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी हो गया है। इंडियन स्पेस एजेंसी अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट भी बना लिया है। इस रॉकेट की टेस्टिंग तक सक्सेसफुली हो चुकी है और दिसंबर पर खत्म होने से पहले एक और दूसरा 3D प्रिंटेड एड इवन रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च होने वाला है। आज की तारीख में जो हमारे पास सबसे पावरफुल रॉकेट है, वो भी एक केमिकल कमर्शियल रॉकेट ही है, जिन्हें यूज करके आने वाले कुछ ही सालों में एलन मस्क लोगों को मार्स पर बसाने के प्लान्स बना रहे हैं। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में काफी वाइडली यूज्ड और काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। इसमें होता यह है कि इंजन में कंट्रोलर कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिसकी मदद से रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। फर्क सिर्फ बस इतना है कि इसमें मेथड में अपग्रेडेशन करते हुए स्पेसएक्स के इंजीनियर्स ने इस केमिकल कन्वर्जन से ज्यादा एनर्जी क्रिएट करने का और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका ढूंढा है। आज की तारीख में किसी भी रॉकेट की एफिशिएंसी बढ़ाना रॉकेट साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब रॉकेट साइंस का नाम पहले से बदनाम है, क्योंकि लोग लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन असल में इसे समझना काफी सिंपल है। इसमें लिटरली फंडामेंटल लेवल पर एक लॉ यूज होता है, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी तरीके से हर बल की एक प्रत्यक्ष और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सो बेसिक केमिकल इंजन्स में फ्यूल के तौर पर लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। इन 2 लिक्विड को कंबेशन चैम्बर में डाला जाता है, जहां इनके कंबेशन से एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और फिर से निकलने वाली हीट को रॉकेट के नीचे लगे ये कोन शेप नोजल से बाहर निकाल दिया जाता है। तब नोजल का कोन शेप स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जिससे मैक्सिमम एनर्जी को एक यूनिक डायरेक्शन में कंसंट्रेट किया जा सके। अब आएगा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इनटू प्ले। नीचे की तरफ निकलती एनर्जी रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है और इस फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। एक रॉकेट इंजन जितना ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, रॉकेट उतना ही ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ उठेगा। यही है बेसिक रॉकेट साइंस, जिसको काफी कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। अब ऑब्वियसली हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। एडवांस रॉकेट में काफी एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग होती है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ऐसे ही रॉकेट्स को यूज करके नासा का मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2025 तक इंसानों को फिर एक बार चांद पर भेजना, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लेकिन यहीं पर एग्जैक्टली आती है एक मेजर प्रॉब्लम। हम सदियों से यही केमिकल कमर्शियल टेक्निक को यूज करते आ रहे हैं और इस टेक्निक के अपने आप में काफी बड़े लिमिटेशन हैं। इसका एक सबसे बड़ा लूप होल यह है कि लिक्विड फ्यूल को जलाकर एनर्जी क्रिएट करना एक बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन हम फ्यूल का सिर्फ आधे से भी कम हिस्सा ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। इन केमिकल रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अगर आप कैलकुलेट करो तो सिर्फ एक छोटे से आधे किलो के सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाने में 1.28 लाख जितना खर्च हो जाता है, जिसमें ज्यादातर पैसा तो फ्यूल पर ही खर्च आता है। इसके अलावा डोंट फॉरगेट अनदर मेजर लिमिटेशन, केमिकल इंजन से स्पेस ट्रेवल करना बहुत ही स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी के बेस्ट रॉकेट फाल्कन हेवी को यूज करें तो भी हमें मार्स तक पहुंचने में अराउंड 7 महीने लग जाते हैं। मतलब इतने एस्ट्रोनॉइड को अपने वक्त लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में गुजारना पड़ता है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि लो ग्रेविटी में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड रशियन कॉस्मोनॉट वैलेरी पोलियाकोव के पास है, जो उन्हें मजबूरी में 448 दिनों तक यानी 15 महीनों तक स्पेस में बिताते हुए रहना पड़ा। इतना टाइम स्पेस में बिताने की वजह से उनके बोन्स और मसल्स इतने वीक हो गए थे कि वापस आने के बाद अर्थ की ग्रेविटी से भी एडजस्ट करने में उन्हें
8 महीने लग गए। यानी अगर एस्ट्रोनॉट्स को केमिकल इंजन की मदद से मार्स पर भेजा गया तो मार्स पर इंसानों का पहला कदम शायद एक व्हील चेयर पर होगा। फुटप्रिंट की जगह पर व्हील प्रिंट होगा और इसीलिए इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए नासा के पास एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। नासा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOE के साथ कोऑर्डिनेट करके न्यूक्लियर पावर रॉकेट इंजन डिजाइन कर रहा है। इनफैक्ट नासा के पास 2 तरह के न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट के डिजाइन भी रेडी हैं। पहला न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन और दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन। एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन एक नॉर्मल केमिकल इंजन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पर फिर भी वो उनसे 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये कैसे होता है समझना काफी सिंपल है। देखो, ये रॉकेट न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे पहले तो भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है और फिर जैसे ही रिएक्टर के बीच में से लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल पास किया जाता है, हीट की वजह से लिक्विड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है और फिर रॉकेट के नोजल से हाई स्पीड से बाहर आता है। अब आप कहेंगे कि नॉर्मल रॉकेट में भी तो ऐसा होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो चलो इसे एक सिंपल से इक्वेशन से समझते हैं। किसी भी रॉकेट की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए इंजीनियर्स यूज करते हैं स्पेसिफिक इंपल्स। इसे मेजर किया जाता है कुछ ऐसे, थ्रस्ट फोर्स डिवाइड बायोफ्यूल फ्लो रेट। इसमें बस याद रखने वाली चीज यह है कि जितनी जल्दी फ्यूल रॉकेट की नोजल से बाहर आएगा उसका स्पेसिफिक इंपल्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी रॉकेट की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो बाहर आते फ्यूल की स्पीड को भी बढ़ाना होगा। नॉर्मल कमर्शियल इंजन्स में फ्यूल की स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो काफी फास्ट है, लेकिन न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन में हाइड्रोजन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बाहर निकलता है, यानी नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा, और इसीलिए स्पेसिफिक इंपल्स एनहेंस एफिशिएंसी भी 2 गुना ज्यादा बढ़ी है ना। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट और उतना ही असरदार भी। इसके अलावा दूसरा डिजाइन है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन। इसमें एनर्जी जनरेट करने का कंसेप्ट सेम ही है, बस यहाँ पर एक कंट्रोल एक्सप्लोरेशन की बजाय न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और पीरियोडिक टेबल के पास जीनॉन एटम्स को आयोनाइज करके उन्हें नोजल से बाहर निकालकर एक्सप्लोरेशन जनरेट किया जाता है। लेकिन हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि बाहर निकलते जीनॉन की स्पीड होती है 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट से भी 5 गुना ज्यादा, और इसी वजह से एफिशिएंसी भी 5 गुना ज्यादा। अमेजिंग, राइट? इसीलिए नासा के साइंटिस्टों का कहना है कि हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन को यूज करके आराम से 100 दिनों के अंदर मार्स पर पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, एक न्यूक्लियर इंजन से बना रॉकेट एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ 4 सालों के अंदर अर्थ से प्लूटो तक पहुंचा सकता है। अब 4 साल सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यह मत भूलो कि यही डिस्टेंस कवर करने के लिए न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट, जिसने प्लूटो की हमें पहली HD फोटो किट की थी, उसे खुद 10 साल लग गए। और अब अगर देखा जाए तो नासा के कई सारे सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रिक आयोन इंजन ही यूज होते हैं। तो इससे एक विशेष सवाल तो उठता है कि हम इतनी देरी किस बात की कर रहे थे? हम इसे मार्स या किसी भी दूसरे प्लांट तक पहुंचने के लिए यूज क्यों नहीं कर रहे? जितना सिंपल दिख रहा है ना, इसे एग्जीक्यूट करना इतना भी सिंपल नहीं है। जैसे हमने देखा, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फ्यूल की वेलोसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक और चीज है जो मायने रखती है, और वो है फ्रॉस्ट थ्रस्ट। थ्रस्ट फ्यूल की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि फ्यूल की क्वांटिटी कितनी बाहर फेंकी जा रही है। आयन इंजन्स में फ्यूल के तौर पर यूज होने वाली जीनॉन की स्पीड तो ज्यादा ही है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, और इसीलिए आयन इंजन से बना रॉकेट अर्थ से लिफ्ट ऑफ भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक बार रॉकेट स्पेस में पहुंचने के बाद ही आयन इंजन से इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है, न्यूक्लियर इंजन में यूज होता है हाईली रेडियोएक्टिव यूरेनियम आइसोटॉप। आज इसे यहाँ अर्थ पर कंट्रोल करना बहुत ही रिस्की काम है, तो अगर इसे स्पेस इंजन में यूज किया गया और गलती से स्पेस में कोई एक्सीडेंट हो गया तो रेडियो एक्टिव यूरेनियम एस्ट्रोनॉट्स को पूरी तरीके से फ्राई कर सकता है। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अपने रॉकेट में न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने का प्लान इन्हीं सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से पूरे तरीके से खारिज कर दिया था। और इन सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यूएसए ने इसी रिस्क को मद्देनजर रखते हुए स्पेस इंजन में न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करना काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यानी जब तक नासा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को कम्प्लीटली सेफ नहीं बना देती, वो हर स्पेसक्राफ्ट में न्यूक्लियर इंजन को फिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोस्तों नासा ने इसका भी तोड़ निकाल लिया, फिर भी एक प्रॉब्लम तो बची रहेगी। एस्ट्रोनॉट्स को फिर भी 100 दिनों के लिए लो ग्रेविटी में रहना ही होगा। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करने का एक बहुत ही कॉमन मेथड हो गया है पूरे स्पेसशिप को रोटेट करना। इसकी वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स क्रिएट होती है जो एस्ट्रोनॉट्स को जमीन से चिपकाए रखती है। बहुत सारी मूवीज में आइडिया यूज भी करते हुए दिखाया गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं इस आइडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इस केस में स्पेसशिप को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ग्रेविटी क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है, राइट? तो बस अगर हम रॉकेट कोई एक कांस्टेंट 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट करें तो स्पेसशिप के अंदर भी अर्थ जैसी ग्रेविटी जनरेट की जा सकती है। तो अब आप बताओ, अगर न्यूक्लियर पावर रॉकेट से स्पेस ट्रैवल इतना आसान हो गया तो उसके और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।